फाइन। तो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे फोकस करेंगे। पहला जो एडिटोरियल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस चैट जीपीटी। हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है दुनिया का, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का, ये दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है। तो इसने एलिगेशन लगाया, एलिगेशन क्या, लॉ फाइल शूट किया है चैट जीपीटी के अगेंस्ट कि भाई जो हम इतना मेहनत करते हैं, इतना बिलियंस पैसा खर्च करते हैं कंटेंट्स तैयार करने में, जेन्युइन कंटेंट्स तैयार करने में, वो तो आप एक ही बार में ले लेते हो। हम इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, बहुत पैसा लगता है ना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को लाने में, और उसको एक बार में ये लोग क्या करता है, कॉपी कर देता है। तो इसलिए ये अभी तक का वर्ल्ड हिस्ट्री में, हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा लीगल बैटल होगा स्टूडेंट, समझे। तो इसमें हमें समझना है फेयर यूज़ क्या होता है यूनाइटेड स्टेट्स का कॉपीराइट्स का, और फेयर डीलिंग डॉक्ट्रिन्स का है इंडिया का कॉपीराइट्स का। तो वो भी हम लोग चीज़ समझेंगे। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एडिटोरियल है ये आज का। 30 देखो, डीकार्बोनाइजेशन, ठीक है, अच्छी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, है ना, जो थर्मल पावर प्लांट है उसको कम कर रहे हैं, मगर ये रातों रात नहीं हो सकता है। हमें ऑर्डरली, है ना, ऑर्डरली हमको डीकार्बोनाइज करना होगा ताकि जस्ट ट्रांजिशन हो सके। और प्लस क्या क्या चैलेंजेस, उस सभी चैलेंजेस को देखते हुए, समझ गए। एंड 31 देखो, जल जीवन मिशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है, ये भी एक ग्रैंड सक्सेस होने वाला है, जस्ट लाइक स्वच्छ भारत मिशन। और ये जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ही लिखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट 29, न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस चैट जीपीटी, फेयर यूज़ क्या है और फेयर डीलिंग डॉक्ट्रिन्स क्या है। ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हिंदू पेपर में आया था 20 जनवरी को। तो देखो मामला क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लॉ सूट फाइल किया है, किसके अगेंस्ट, हाँ, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हम जानते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डेटा पे टिका हुआ है। जितना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा देंगे उतना वो ज़्यादा प्रोसेसिंग कर पाएगा, है ना। अभी जानते हो ना चैट जीपीटी बहुत ही, अब चैट जीपीटी और अभी का जो गूगल वाला है उसमें अंतर क्या है, अभी सर्च इंजिन है। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बटोरना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना होता है, तो आप गूगल में टाइप करते हो, डिफरेंट वेबसाइट्स आता है, आप विजिट करते हो, देखते हो, एक पसंद नहीं आया फिर दूसरा देखते हो, फिर तीसरा देखते हो, तो रीडर्स को बहुत मेहनत करना पड़ता है। बट चैट जीपीटी तो ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख लो, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक ही बार में आ जाएगा, तो रीडर के लिए बहुत आसान है, वो बार बार वेबसाइट विजिट नहीं करना पड़ेगा। परंतु चैट जीपीटी कर क्या रहा है, चैट जीपीटी जो सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, उसका सब कंटेंट्स रख रहा है बिना बोले हुए। ये कमा रहा है भाई, उसका तुम पूरा मार्केट बिगड़ जाएगा, मार्केट खराब हो जाएगा, फिर उसको वेबसाइट में कोई विजिट नहीं करेगा, वहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, वहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो दिक्कत हो जाएगा, उसका तो रेवेन्यू बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए तो उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, बात समझे। तो इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसने लॉ सूट किया है, फाइल किया है, किसके अगेंस्ट, हाँ, चैट जीपीटी के अगेंस्ट। और जानते हो चैट जीपीटी मतलब किसने प्रमोट किया, ओपन एआई, और ओपन एआई में 49% माइक्रोसॉफ्ट का शेयर है, वी नो डैट। तो देखो यदि सक्सेसफुल हुआ ये लॉ सूट, यदि फेवर में गया न्यूयॉर्क टाइम्स का, तो बहुत सारा कंपनसेशन देना पड़ेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ेंगे चैट जीपीटी को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि देखिए ऐसा है कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरियस सोर्सेज से ना अपना कंटेंट लेता है, हमारा जो न्यूयॉर्क टाइम्स कंटेंट उसमें कुछ ज़्यादा ही ले रहा है ये, और इसके वजह से जो हमारा जो जर्नलिज्म में इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो इतना बड़ा हम मैन पावर खड़ा किए, इतना पैसा लगा के हम, और जो जेन्युइन कंटेंट जो लोगों को देते हैं वो सब धराशायी कर रहा है, क्योंकि हमारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा और ये फ़ायदा उठा लेगा, समझे ना, बिना परमिशन का, बिना पेमेंट का ये लोग यूज़ कर रहा है। तो देखो, और इससे क्या होगा जानते हो कि लोग फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जो वेबसाइट है वो विजिट नहीं करेंगे, सब लोग चैट जीपीटी में ही जाएगा, तो फिर चैट जीपीटी को तुम्हारा एडवर्टीजमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, वहाँ सब्सक्रिप्शन होना शुरू हो जाएगा, और न्यूयॉर्क टाइम्स का जो वेबसाइट्स है उसमें, है ना, उसका व्यूअर जो है वो घट जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन घट जाएगा, उसका एडवर्टीजमेंट घट जाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, समझे। तो आगे देखो, और उतना ही नहीं, इस कंप्लेन में ये भी बात कहा गया कि तुम्हारा एआई हेलुसिनेशन हो रहा है। एआई हेलुसिनेशन मतलब क्या है कि देखो बहुत सारा कंटेंट जब न्यूयॉर्क टाइम्स से लिया तो लोगों को पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से ले रहा है, मगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लेता है ओपन एआई उसमें गलत भी होता है ना,
तो यदि ओपन एआई में गलत हो, चैट जीपीटी में यदि गलत इन्फॉर्मेशन आ गया, मान लिया है कहाँ से, न्यूयॉर्क टाइम्स से, तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे आरोप लगाया कि भाई कंटेंट्स गलत तुम छाप रहे हो, क्योंकि ये तो आप ही का कॉपी किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो और भी बहुत जगह से कॉपी करता है, जब मिक्स होता है तो फिर गलती होने का भी चांस है। तो इससे जो ब्रांड वैल्यू है न्यूयॉर्क टाइम्स का वो कोई ख़राब हो जाएगा। बात समझे, ये भी कंसर्न है न्यूयॉर्क टाइम्स का। देखो यहाँ पे, हाँ क्या ऐसा पहले नहीं हुआ था? ऐसा पहले हुआ था, मैं इतना बड़ा लेवल पे नहीं हुआ था। देखो पहले भी लॉ सूट फाइल किए गए हैं एआई सर्विस के अगेंस्ट, समझे, क्योंकि वो लोग वेब कंटेंट को बिना पूछे हुए यूज़ कर रहे थे। ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कंपनी सब थे, बहुत सारे ऑथर्स ने, देखो स्पेशली 2 ऑथर्स ने ओपन लेटर लिखा है कि बिना हमको परमिशन लिए हुए एआई कंपनी सब हमारा डेटा यूज़ कर रहा है, समझे। जैसे देखो आईटी प्रोफेशनल ने भी बहुत सारे कंपनी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बहुत सारे कंपनी को सू किया है, जैसे ओपन एआई हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जिटहब हो गया। तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड कंसर्न है, केवल ये कंसर्न रीजनल कंसर्न नहीं है, समझे ना, ये वर्ल्ड वाइड कंसर्न है। तो इसलिए देखो, इसलिए हम कहते हैं इस चीज़ को कि ये अपने आप में पहली बार ऐसा है कि जहाँ पे इतना बड़ा यूएस का मीडिया हाउस और इतना बड़ा लीगल डिस्प्यूट लड़ रहा है तुम्हारा, वो भी बहुत बड़ा बिग टेक के अगेंस्ट। तो इसलिए अपने देखो, इससे एक नज़ीर पेश होगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा बाकी दुनिया को। जो वहाँ का यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, उससे आगे वाला जो सुप्रीम कोर्ट होगा, जो कंट्री का, जो अलग अलग कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट होगा, जुडिशरी, उसके लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट होगा। बात समझे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है ये। आगे देखो, तो आर्गूमेंट, ओपन एआई का आर्गूमेंट क्या है, बिल्कुल उसका भी अपना आर्गूमेंट होगा। तो बोला कि देखिए ऐसा है कि हम अपना ओपन एआई को ना, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टूल है, उसको हम ट्रेनिंग करने के लिए दे रहे हैं डेटा, और ये जो ट्रेनिंग करने के लिए दे रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ के लिए है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ के लिए ठीक ही तो है, हम तो फेयर ही यूज़ कर रहे हैं। अभी फेयर यूज़ बताएंगे यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉपीराइट्स में फेयर यूज़ का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ क्या होता है। जैसे एग्जांपल देखो, तुमको हम पढ़ा रहे हैं, ये भी तो हिंदू का है, ये भी तो हम कॉपी करके तुमको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कोई ये भी तो बोल सकता है कि आपने भी कॉपीराइट्स का उल्लंघन किया है, बिल्कुल बोल सकता है। मगर मैंने कॉपी क्यों किया और किस पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूँ? विद्यार्थी को एजुकेट करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो इतना छूट है। इतना छूट तुम्हारा हर जगह है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, इंडिया में भी है। मगर यदि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदू पेपर का पूरा कॉपी कर रहा हूँ, देखो पूरा तो मैंने कॉपी भी नहीं किया, बहुत सारा अपना भी इंग्रेडिएंट्स डाला है इसमें, यदि मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर रहा हूँ, और इतना ज़्यादा कमर्शलाइज कर रहा हूँ कि उसका मार्केटिंग में ख़त्म कर दे रहा हूँ, तब तो मैं कल्प्रिट हूँ। बट मैंने मार्केट को ख़राब नहीं किया है। मैं सिंपल वो जो ऑथर, जो ज्ञानी ऑथर है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं, हिंदू में लिखते हैं, उनका एडिटोरियल्स मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो इतना लीगल है। मैं कई बार जो लाइन है, ब्लर लाइन है, कभी इधर से उधर चला जाता है। तो वही ओपन एआई ने कहा कि जो हम यूज़ कर रहे हैं डेटा, वो ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस के लिए कर रहे हैं, जो कि फेयर यूज़ है। तो अब देखेंगे फेयर यूज़ क्या है यूनाइटेड स्टेट्स कॉपीराइट्स, उस समय समझ में आ जाएगा कि ओपन एआई का ये दलील कितना सही है। यहाँ देखो, क्या इससे पहले कोई इंस्टेंट नहीं हुए थे यूएस में? तो इससे पहले भी हुए थे। देखो, जब गूगल ने बहुत सारा किताब 7 ईयर्स पहले गूगल के अगेंस्ट एलिगेशन लगा था, तो गूगल क्या करता है, पूरा किताब छाप कर रख लेता है डेटा में। तो उस समय भी हुआ था, मगर सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम नहीं सुनेंगे या फिर से, ठीक है। उसी तरह 20 ईयर्स अगो नैपस्टर का केस हुआ था। नैपस्टर ने भी बहुत सारा तुम्हारा फाइल शेयरिंग सर्विस को वो कॉपी किया था। तो अब तो खैर नैपस्टर है ही नहीं, ये खत्म हो गया। ये पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग वाला ये था, ये है ही नहीं, ये खत्म हो गया। तो मैं ये जो भी इशू था, चाहे गूगल का इशू हो, चाहे नैपस्टर का इशू, ये इशू छोटा था, इतना बड़ा इशू नहीं था। ये जो इशू है न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस चैट, ये बड़ा इशू है, समझे। तो देखो, फेयर यूज़ समझना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ओपन एआई ने बोला कि फेयर यूज़ के अंतर्गत ही हमने, उस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ही हमने यूज़ किया। तो फेयर यूज़ में देखो स्टूडेंट, ये कॉपीराइट्स है, तुम्हारा कॉपीराइट्स एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का है। इसमें एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है 107, उसमें 4 चीज़ दिया गया है। तो कैसे उल्लंघन हो रहा है, कैसे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है कॉपीराइट्स में, ये तय होगा 4 फैक्टर से। नंबर 1 फैक्टर क्या है, किस पर्पज़ से आप लिए, किस पर्पज़ से मैंने कंटेंट्स को कॉपी किया, पर्पज़ क्या है। यदि मेरा पर्पज़ ट्रांसफॉर्मेशन है तो ठीक है, मेरा पर्पस यदि बिजनेस है तो फिर गलत हो जाएगा। तो देखो वही बोल रहा है कि पर्पस और कैरेक्टर क्या है कॉपी करने का, समझे। ओपन एआई जो कॉपी कर रहा है, कंटेंट्स ले रहा है, क्या पर्पस है, क्या वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना चाहता है सोसाइटी में, तब ठीक है। और यदि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं लाना चाहता, खाली बिजनेस चलाना चाहता है, तब गलत हो जाएगा उसका कैरेक्टर और नेचर, उसका पर्पस। आ रहा है समझ में ना। यहाँ पे भी ओपन एआई ढीला पड़ जाएगा। आया समझ में क्या बोल रहे हैं। नंबर 2 देखो, नेचर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क, क्या जो कॉपीराइट जो कॉपी किया गया
क्या वो हाईली क्रिएटिव था? बिल्कुल क्रिएटिव है। न्यूयॉर्क टाइम्स इतना बढ़िया न्यूज़पेपर तो वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं, उसमें बहुत पैसा लगता है। वो हाईली क्रिएटिव है, वो एक भी गलत डेटा देता ही नहीं है, वो उसके लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा खर्च करता है। उतना हाईली क्रिएटिव वर्क को आप कॉपी कर रहे हो, ये भी तो गलत है। आया समझ में? तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या बोला गया कि क्या जो ले रहा है कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स कम ले रहा है कि ज़्यादा ले रहा है? तो यहाँ तो न्यूयॉर्क टाइम्स का सभी चीज़ उठा के ले रहा है, तो यहाँ पे भी फेल करते हुए नजर आ रहा है। ये देखो, एक होता है जैसे ये जो पढ़ रहे हो, मैं इसी का कोई एग्जांपल देता हूँ। जो तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या लगता है ऑथर ने पूरा लिखा होगा ये चीज़? बहुत सारा चीज़ इधर उधर से लगाए होंगे। हूबहू कॉपी करना या थोड़ा बहुत कॉपी करना, दोनों में अंतर है ना। तीसरा पॉइंट वही है कि कितना आपने यूज़ किया, क्या सब कंटेंट्स को यूज़ किया, कम यूज़ किया, ज़्यादा यूज़ किया, वो भी डिपेंड करता है। एंड चौथा नंबर देखो, क्या जब हम कॉपी राइट्स कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल जो है राइटर है उसका कोई मार्केट वैल्यू तो ख़राब नहीं हो रहा है? तो देखो ये तो खराब, चैट जीपीटी तो पूरा बर्बादी कर देगा। और हम जो यूज़ कर रहे हैं, मैं जानबूझ कंपेयर कर रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ सको। मैं जो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसे क्या हिंदू पेपर को मैं चैलेंज कर रहा हूँ क्या? मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई चैलेंज कर रहा हूँ क्या? मैं चैलेंज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ के लिए कर रहा हूँ, इसलिए हमारा चलेगा, मैं चैट जीपीटी का नहीं चलेगा। देखो वही बात है कि मार्केट वैल्यू ओरिजिनल जो क्रिएटर का है उसका डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। बात समझे? तो यही तुम्हारा फेयर यूज डॉक्ट्रिन है। होप से समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ट्रिप्स जानते हो ना, WTO का जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स में भी यही कहता है, आर्टिकल 13 है, उसके अंतर्गत भी यही बात है कि आप कॉपी कर सकते हो, आप लिमिटेड कॉपी कर सकते हो, बट इससे जो है ना, जो राइट होल्डर है, जो ऑथर है, उसके इंटरेस्ट में इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप कॉपी करो, ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ के लिए आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हो। सिमिलरली बर्न कन्वेंशन में भी सिमिलर चीज़ दिया गया है। और यही जो आर्टिकल 13 ऑफ ट्रिप्स और बर्न कन्वेंशन तुम्हारा WTO का अपना मेन चीज़ है, WTO का वो फ्रेमवर्क के अंदर आता है। इसलिए जितने भी WTO के जो मेंबर कंट्री है, जैसे इंडिया भी है, ये तुम्हारा ट्रिप्स को भी फॉलो करेगा और बर्न कन्वेंशन को भी फॉलो करेगा। तो सबका स्टैंड यही है, समझ गया ना। आगे देखो भारत का क्या है। तो भारत में देखो, भारत कुछ और है, भारत में इतना ज़्यादा नहीं है, US की तरह नहीं है हमारे पास। हाँ, हमारे पास US की तरह नहीं है। आगे देखो, ये यहाँ पे लिखा गया हमारे पास जो सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट्स 1957 का जो है, ये हम UK से लिए हैं। बात समझे? और यहाँ बताया गया कि फेयर डीलिंग के बारे में बताया गया, फेयर डीलिंग के बारे में बताया गया। फेयर डीलिंग का मतलब ये है कि हम कॉपीराइट्स तब तक कर सकते हैं, समझे, बट हमारा पर्पस सही होना चाहिए। हम बिना ओनर से पूछे हुए, बिना ऑथर से पूछे हुए कॉपीराइट्स कर सकते हैं। और इंडिया में तो गाइडलाइंस नहीं है अच्छे से, जो गाइडलाइंस होना चाहिए। अब मान लो कि ये चलो यूनाइटेड स्टेट का कहानी हुआ, कल के दिन में जो हमारा सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है हिंदू पेपर सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है भारत का, यदि इसका भी कॉपी करना शुरू कर दे OpenAI, तो फिर इंडिया में तो फिर इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, तो फिर ढीला पड़ जाएगा। ये हमारे पास गाइडलाइंस है ही नहीं, तो इसलिए सबका नज़र अभी टिका हुआ है US सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वो क्या फैसला लेता है, वो जो फैसला होगा, वो जो फैसला लेगा, उससे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जानते हो कि बजवर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका मार्केट और बढ़ते चला जाएगा। आया समझ में ना। तो इंडिया में कोई सेट गाइडलाइंस नहीं है, मैं इंडिया कॉपी हो सकता है, ठीक है ना। देखो फेयर डीलिंग डॉक्ट्रिन के पीछे क्या है, लॉजिक क्या, लास्ट बता रहे हैं। फेयर डीलिंग डॉक्ट्रिन का पीछे लॉजिक क्या, लॉजिक ये है कि हमें हार्मोनी क्रिएट करना। एक तरफ हमें ऑथर का मोनोपोलिस्टिक इंटरेस्ट भी देखना, क्योंकि ऑथर क्रिएटर है। एट द सेम टाइम हमें समाज में क्रिएटिव वर्क को भी प्रमोट करना है। जैसे मान लो कि एक बहुत, जैसे गौतम भाटिया बोले, जो सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत बड़े एडवोकेट है, वो लिखते हैं अक्सर हिंदू पेपर में, तो उनका क्रिएटिव वर्क है ना, यदि उनके अंदर ही रह जाएगा तो फिर काहे का क्रिएटिव वर्क, ये समाज को पहुंचना चाहिए ना। तो ये बैलेंस करना इंडिया में कि उनका क्रिएटिव वर्क का भी सम्मान मिले, एट द सेम टाइम वो क्रिएटिव वर्क सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्म हो सके। बात समझे, ये स्टैंड है हमारा। बट जानते हो इंडिया में उतना एडवांस नहीं है, इंडिया में उतना है ना, हम कोशिश करते हैं कि क्रिएटिव वर्क को सम्मान भी मिले और क्रिएटिविटी सोसाइटी में भी ट्रांसफ्यूज हो। आया समझ में ना। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि चलो ये टाइटैनिक लीगल डिस्प्यूट न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस OpenAI का, देखते हैं जो भी डिसीजन आएगा, जो भी वर्डिक्ट आएगा, वो एक तरह से वर्ल्ड वाइड को इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जगत में। समझ गए ना। तो इस तरह हम आगे देखेंगे और उस हिसाब से फिर देखा जाएगा स्टूडेंट, और उस हिसाब से बहुत सारे लेजिस्लेशन वगैरह भी लाना पड़ सकता है, हमें गाइडलाइंस लाना भी पड़ सकता है, या फिर बाकी कंट्री को भी लाना पड़ सकता है। दैट्स इट, कंप्लीट। आगे देखो 30 GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट।
ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 23 जनवरी को। तो देखो क्या है मामला। हाँ देखो भारत ने काम किया है। अब मगर उससे पहले इधर ध्यान दो, उससे पहले मैंने तुम लोगों को कई बार बताया है कि अभी भी कोयला से इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोड्यूस होता है, 70 से लेकर 75%, 12% हाइड्रो पावर से, है ना, 16% तुम्हारा विंड एनर्जी, सॉरी 6% विंड एनर्जी से, 6% सोलर एनर्जी से और 2-3% तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी से। ये तो पता होना चाहिए तुम लोग को, है ना। तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेके फाइनेंशियल 2022 तक लगभग हमने 76% जो सब्सिडी दे रहे थे फसल फ्यूल में घटाया। देखो ना, अभी तो केरोसिन पे सब्सिडी नहीं दिया आता है, बस ध्यान से सुनो अच्छे से, केरोसिन पे नहीं दिया आता है सब्सिडी, फसल फ्यूल लगभग 76% घटा है। तो कहने का मतलब हमारा ध्यान रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि कोयला से रिलेटेड जो चीज़ है वो ज़्यादा प्रमोट ना हो, समझे। और इस बार देखो दिल्ली डिक्लेरेशन में G20 समिट में भी बोले थे कि डबलिंग करना है हमें, रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी 2030 तक डबल नहीं ट्रिपल करना है हमें। आया समझ में ना सर। अभी भी देखो, अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट के वजह से ही तुम्हारा 100 गीगावाट तुम्हारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है पर डे में बोल रहा हूँ। तो अभी भी 75% हो रहा है, इसका मतलब अभी भी कोयला पे ही टिका हुआ है भारत। आ रहा है समझ में। ऐसे समय में कहेगा कि तुरंत कर दो ट्रांजिशन, तो हो पाएगा बताओ तो। इसलिए हमें स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहिए। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या है, कोयला एक इकोनॉमी का भी हिस्सा है भारत का। जहाँ जहाँ कोयला माइनिंग होता है, कोल माइनिंग होता है, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू स्टेट को जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। और जानते हो ट्रेन का तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू तो तुम्हारा कोयला को ही मूवमेंट करवाने से आता है। फ्राइट ट्रेन जानते हो ना, मालगाड़ी जिसको कहते हैं, उसमें तो कोयला ही लदा रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस तरह तुम्हारा ट्रेन का कमाई होता है। अब अचानक कोयला बंद हो गया तो रेलवे को भी दिक्कत, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू को भी दिक्कत और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू को भी दिक्कत हो जाएगा, समझ गए ना। मगर जहाँ तक सवाल है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, देखो सोलर एनर्जी में जो मेन जो है तो तुम्हारा चाइना है, चाइना से खाली हम इंपोर्ट करवाते हैं। इंडिया में इकोसिस्टम कहाँ है, खाली बाहर से असेंबल कराने से इकोनॉमी थोड़ी क्रिएट होता है। इकोनॉमी कब क्रिएट होगा, जब भारत में इकोसिस्टम बनेगा। तो अभी लाइवलीहुड के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी ठीक नहीं है, ये आस्ते आस्ते जस्ट ट्रांजिशन हो तब बेटर रहेगा, समझे। वही तुम्हारे थर्ड में बहुत अच्छे समझाया गया है। आगे बढ़ो। तो यहाँ पे ऑथर ने 4 सुझाव दिए हैं कि हमें किस तरह करना चाहिए। पहला सुझाव देखो, मैनेजिंग द थर्मल पावर आउटेजेस। देखो पीक आवर में, पीक आवर मतलब वही जून जुलाई का टाइम जो है ना, मई जून जुलाई, जहाँ बहुत गर्मी होता है। तो देखो अब अभी देखो थर्मल पावर प्लांट बहुत कम एडिशन किया जा रहा है, क्या हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। और ऐसे भी थर्मल पावर प्लांट अभी बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो अभी तो थर्मल पावर प्लांट बनना नहीं चाहिए, और सही बात है बहुत कम बन रहे हैं। मगर बहुत सारे हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं जो कि अंडर यूज़ है, उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको हम उसका पोटेंशियल बढ़ा के यूज़ कर सकते हैं। वो इसी को बोलते हैं थर्मल पावर आउटेज को मैनेज करना। जो जैसे एग्जांपल देखो 2023 में लगभग 38 गीगावाट तुम्हारा जो कोल बेस्ड पावर प्लांट था, उसमें अनप्लान्ड आउटेजेस हुआ, यानी कि वहाँ पे ठीक से काम ही नहीं हुआ है। तो उसको हम बेटर करके उसका काम करवा सकते हैं, rather than बिल्डिंग अ न्यू थर्मल पावर प्लांट्स। आया समझ में ना। तो जो एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट है उसी को बेटर करके यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या है, देखो हमें मॉडिफाइंग और रेट्रोफिटिंग करने की जरूरत है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रांग हो। देखो थर्मल पावर प्लांट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ग्रिड स्टेबिलिटी है ना। तो ग्रिड स्टेबिलिटी यदि ठीक करना, यानी कि देखो थर्मल पावर प्लांट तुम बंद नहीं कर सकते हो, वो कंटिन्यूस ऑन रहता है असल, क्योंकि ग्रिड में प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा मॉडिफाई कर दो वहाँ पे, इसको बोलते हैं रेट्रोफिटिंग कर दो, ताकि ग्रिड स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो, समझ गए ना। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर बहुत ही अद्भुत है। रिन्यूएबल एनर्जी पे अभी बहुत बिडिंग हो रहा है। हाँ, कई कंपनी बाहर के आते हैं ना कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्च करेंगे, विंड एनर्जी पे खर्च करेंगे, हम सोलर एनर्जी पे खर्च करेंगे। इससे पहले जितने भी बिडिंग हुए थे तो उसमें केवल प्रोजेक्ट पे काम है, उसमें बैटरी स्टोरेज पे बात नहीं था। देखो अभी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी स्टोरेज है ना। अब इसे विंड एनर्जी तो तुम हार्नेस कर लोगे, सोलर एनर्जी भी हार्नेस कर लोगे, फिर रखोगे कहाँ, क्योंकि 24/7 तो है नहीं है। सन रेज जहाँ तक हुआ उस तब तक सोलर एनर्जी, फिर रात होगा फिर वो तुम्हारा एनर्जी बर्बाद हो जाएगा। स्टोर करने वाला व्यवस्था होना चाहिए, बैटरी स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। आया समझ में। उसी तरह देखो विंड एनर्जी जब टरबाइन घूमेगा विंडी वाला टाइम में, उसी टाइम में हम हार्नेस कर सकते हैं। तो वो हार्नेस करके हमको रखना भी तो पड़ेगा। तो पहले जितना बिडिंग हो रहा था उसमें केवल प्रोजेक्ट पे बात हो रहा था, अब जो बिडिंग होता है उसमें प्रोजेक्ट प्लस एनर्जी स्टोरेज,
तो इसलिए इसमें सुझाव दिया है कि इससे पहले जो बिडिंग हुआ था, जहाँ पे एनर्जी स्टोरेज का बात नहीं था, वहाँ पे भी आप इंसेंटिवाइज करके एनर्जी स्टोरेज को जोड़िए, ताकि देखो पावर प्रोड्यूस करना बड़ी बात नहीं है, पावर को स्टोर करना बड़ी बात है। आया समझ में ना, वही सुझाव दिया गया है यहाँ पे। चौथा नंबर देखो, सरकार ने PLI स्कीम चलाया ना अपना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। हाँ, उसके अंतर्गत सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपया दिया है सोलर मैन्युफैक्चरिंग को। तो सबसे देखो अभी तक देखो कितना हुआ, 75,000 करोड़ का है ना, ये हो सकता है डोमेस्टिक हमारा वैल्यू एडिशन हो सकता है, इससे जॉब भी क्रिएट हो सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाली बाहर से ला के ना असेंबल करके सोलर मॉड्यूल बनाने से नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे इंडिजीनियस इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा सोलर मॉड्यूल्स में। क्योंकि जानते हो सोलर मॉड्यूल्स में चाइना का सबसे बड़ा कंट्रोल है ना, ट्रेड वार भी होता है। तो बोलता है ना कि हम इधर से है तुमको चिप नहीं देंगे, तो ये बोलता है हम तुमको हाँ सोलर पैनल वाला टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो चाइना का पूरा दबदबा है सोलर टेक्नोलॉजी में, तो हमें उस तरह का सिस्टम डेवलप करना होगा। इसलिए जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल जैसे लिथियम सब हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमें यहाँ पे देखो ना, हमें क्या कश्मीर वाला डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला था, हमें रीजन वाला डिस्ट्रिक्ट में मिला था ना। तो उसको कैसे लाइक माइंडेड कंट्री के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके निकाले उसको, तो कैसे जो अवेलेबल है उसको कैसे निकाला जाए, कैसे यूज़ किया जाए, नंबर 1। दूसरा क्या कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा, लाइक माइंडेड कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके हम समझ रहे हो ना, तभी जाके हम बेटर कर सके। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन जब होगा तो इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे लाइवलीहुड टिका है, इससे सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है कोयला से, तो इधर से भी जनरेट हो तभी होगा ट्रांजिशन। आगे देखो, तो इसलिए स्टूडेंट देखो चौथा नंबर लिख दिया ना बढ़िया से, सप्लाई चेन क्या होना चाहिए, इंडिजनाइजेशन होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, भारत का बनना चाहिए। अभी तुम खुद देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 1.5 लाख करोड़ तुम्हारा रेवेन्यू हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, और उतना ही नहीं 27 करोड़ लगभग इंडियन रेलवेज को फायदा हुआ कोल को ट्रांसपोर्ट करने में। ये देखो ना, सोलर इंस्टॉलेशन से तुम्हारा 7,000 करोड़ का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उठ के मुंह में जीरा है, ये कुछ नहीं हुआ। कहाँ थर्मल पावर प्लांट तुम्हारा इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ओए कोयला वाला, कोयला माइनिंग कितना दे रहा है, ये कुछ नहीं दे रहा है, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए इंडिया में व्यवस्था हमें करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। आगे देखो 31 GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, ये हिंदू पेपर में 25 जनवरी को आया था। देखो जल जीवन मिशन जानते हो ना, जल जीवन मिशन में क्या है, तुम्हारा हर घर नल से जल योजना 2024 तक कंप्लीट करने का बात था ना, ये ग्रामीण वाला चीज़ है। तो देखो जानते हो ना अभी कौन सा राज्य भारत में जो सबसे ज़्यादा किया है, तो वो तेलंगाना है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा वाटर टैप कनेक्शन दिया गया है अभी तक ग्रामीण में, लगभग 100% पूरा हो गया वहाँ पे। तो देखो जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो उस समय 3 करोड़ घर में तुम्हारे वाटर टैप कनेक्शन थे। अभी देखो अभी 2023 में अभी का जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया, 2024 कह सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2024, तो अभी 14 करोड़ घर में तुम्हारा क्या है, हाँ ये टैप कनेक्शन है। इसका मतलब कितना हुआ, 11 करोड़ बीच में जोड़ा गया, 3 करोड़ से 14 करोड़, मतलब 11 करोड़ ऐड किया गया है, समझे। और आने वाले समय में और भी ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हिली एरियाज कोल्डर रीजन में भी पाइप पहुँचाए गए, बिछाए गए वहाँ पे, है ना। कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट भी वहाँ पे रखा है ताकि लोगों को वाटर मिल सके, अच्छा वाटर मिल सके। देखो मेन चीज़ है वाटर, वाटर सही है तो हेल्थ सही रहेगा, समझे ना। आगे देखो तो जल जीवन मिशन से क्या समझते हो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये बताया गया कि 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, यानी कि प्रत्येक आदमी को 55 लीटर्स प्रत्येक दिन दिया जाएगा। और यही जो योजना है इसी को हम हर घर नल से जल कहते हैं, जो कि तुम अपने अपने घर में भी देख सकते हो पाइप लग चुका होगा, ठीक है। हम अभी ग्रामीण का बात कर रहे हैं, पहले ग्रामीण उसके बाद फिर शहर वाला आएगा, शहर वाला भी चला दिए हम साथ में। टोटल प्रोजेक्ट कितना है कॉस्ट, 3.6 लाख करोड़ का, समझे ना। उसमें सेंटर कितना करेगी, लगभग 2 लाख करोड़, बाकी स्टेट करेगी। और नॉर्मल स्टेट के लिए कितना है, हाँ 50-50 रेशियो है, और तो स्पेशल स्टेट 90-10 रेशियो। पैसा आएगा कहाँ से, क्या अलग से पैसा दिया जाए? तो अलग से बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो मनरेगा का जो फंड है वहीं से लिया जाएगा। कुछ देखो 15 फाइनेंस कमीशन ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए ग्रांट दिया था ना, तो वहाँ से पैसा वो किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण का है वो पैसा कुछ जाएगा वहाँ से। डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड वहाँ से कुछ जाएगा, कहाँ CSR फंड से जाएगा, और लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड वहाँ से जाएगा, तो वहीं से पैसा तुम्हारा वो किया जाएगा, समझ गए ना। इससे पहले बहुत सारे थे, नेशनल रूरल वाटर ड्रिंकिंग और भी बहुत सारा था, सबको सबस्यूम करके जल जीवन मिशन कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा। तो कैसे चलेगा, गवर्नेंस पैटर्न क्या होगा, तो पानी समिति होंगे, जो ग्राम पंचायत है स्टूडेंट, ग्राम पंचायत का एक सब कमेटी हो जिसको हम बोलेंगे पानी समिति, या फिर इसको हम विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी भी कहते हैं।
ये पानी समिति में 50% महिला होगी, और जो 50% है वो SC/ST कैटेगरी से आएंगे और भी बहुत सारे कैटेगरी से आएंगे। समझ में आ गया ना, ये प्रेजेंटेशन है। और देखो ये जो 50% जो महिला है पानी समिति का, यही महिला विलेज एक्शन प्लान भी डेवलप करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो महिला इसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। महिला तय कर रही है कि विलेज का प्लानिंग क्या होना चाहिए, कहाँ से वाटर आएगा, किस तरह मैनेज होगा, किस तरह मॉनिटर होगा, वो महिला कर रही है, समझा। और 50% तुम्हारा SC/ST से आएगा। तो इसलिए देखो ये बोला गया कि विलेज एक्शन प्लान का मतलब है वाटर सोर्स डेवलपमेंट, कहाँ से वाटर आएगा, ऑपरेशन मेंटेनेंस, ये सब चीज़ देखेगा। समझ गए। तो महिला को भी आगे लीड करने का मौका दिया गया है यहाँ पानी समिति में रख के। आगे देखो, तो यहाँ देखो क्या क्या है इसमें, जल जीवन मिशन में क्या क्या है। देखो ये भी बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन की तरह ही काम कर रहा है। जितने भी एसेट बनेंगे, जितने भी टैप कनेक्शन में, सब जियो टैग्ड होगा, डिजिटली आ जाएगा कि चलो फलना फलना घर में लग गया। नंबर 2 देखो, जो भी हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, पिताजी जो भी हो गए, उनके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा कि इनका हो गया घर में, ठीक है। एक डैशबोर्ड बनेगा, वही वेबसाइट बनेगा जहाँ पे देखा जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी तक कितना प्रोग्रेस हो गया, तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कितना लगा, वो आपको डैशबोर्ड जाओ, विजिट करो, वेबसाइट विजिट करो, पता चल जाएगा इतना इतना हुआ, इतना बचा हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वही डोनर मिनिस्ट्री होगा, और यही स्टेट और यूट्यूब को भी प्रमोट करेगा कि आप लोग भी लगाइए, समझे। क्वालिटी वाटर देखो, अब देखो लैब में टेस्टिंग भी होगा, ठीक से समझे। किट्स होंगे इसके लिए, है ना। 5 विलेजर्स स्पेशली महिलाओं को भी ट्रेन किया जाएगा कि कैसे पानी सबको चेक किया जाता है, समझ गए ना। और इतना ही नहीं, केमिकल पैरामीटर देखा जाए कि इस पानी में उचित चीज़ है कि नहीं, इंग्रेडिएंट सही है कि नहीं, 1 साल में 1 बार चेक होगा। और 1 साल में 2 बार बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन देखा जाए, क्या कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, तो साल में 2 बार चेक होगा। केमिकल पैरामीटर 1 बार चेक होगा। तो कहने का मतलब केवल वाटर ही देने का बात नहीं है, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर देने का बात है, ठीक है। जानते हैं ना, वाटर के नाम पे देख लगा दिया पाइप, खाली पाइप लगाने से थोड़ी होता है, पानी देने से थोड़ी होता है, पानी भी क्वालिटी वाला पानी नहीं होना चाहिए। आगे देखो, तो देखो नोबेल लॉरिएट डॉक्टर माइकल क्रेमर क्या बोलते हैं। इनका बोलना है कि देखिए इन्फेंट जो डेथ है कम से कम 30% तक कम हो सकता है यदि हम ठीक से सेव वाटर दे तो। आया समझ में ना। 25% अंडर 5 जो डेथ हो रहा है, यानी 5 साल से नीचे जो बच्चे मर रहे हैं, 25% हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम सही पानी उसको पिलाए तो। 2023 और 24 में WHO ने भी यही बोला है, फाइनेंशियल ईयर, इसमें बोला कि 4 लाख डायरियल, जो डिसेंट्री से जो मौत हो रहा है बच्चे लोग का, उसको रोका जा सकता है यदि सही वाटर दिया जाए तो। और देखो जल जीवन मिशन यदि सक्सेसफुल ही है जी, ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए तो इससे $101 बिलियन का राशि बचेगा, यानी कि 8.37 लाख करोड़ भारत को फायदा हो। क्यों? अरे आदमी बीमार हो जाएगा ना, हॉस्पिटल में जाएगा, सरकार का पैसा खर्च होगा। यदि आदमी हेल्दी रहेगा तो आदमी अपना भी GDP में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो लगभग कह सकते हो कि 8 to 9 लाख करोड़ का फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नल जल मित्रा इनिशिएटिव क्या होता है? नल जल मित्रा इनिशिएटिव यानी कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे लोगों को सिखाया जाए कैसे रिपेयरिंग करना है, छोटी छोटी रिपेयरिंग कैसे करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है। और जैसे होता है ना कि घर में कोई पाइपलाइन है, खराब हो गया तो मिस्त्री बुलाओ, तो इसलिए ये एक तरह से स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है कि गांव का आदमी को ही ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि देखो कहीं पाइप उप टूट जाता है तो कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे ऑपरेट किया जाए, तो वो भी बुद्धि सिखाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है ना। तो 5 लाख विलेज वाटर, देखो वही पानी समिति है, 5 लाख, समझे, 5 लाख तुम्हारा वही विलेज एक्शन प्लान भी बन चुका है। लगभग 23 लाख महिला इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, इसमें ट्रेनिंग ले चुकी है। देखो ना कितना महिला कितना आंकड़ा है इसमें, समझे। तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियली बहुत ज़्यादा, इससे बहुत सारा जॉब भी क्रिएट होगा। ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी है क्योंकि आप डैशबोर्ड में वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, आप पता कर सकते हो, समझे। उसमें अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेबोरेटरी में अच्छा टेक्नोलॉजी चेक हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। तो लास्ट में देखो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो भी दुरुस्त है। देखो नीचे देखो, अभी तक 2000 लैब भारत में खोला गया है यही टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो अच्छी बात है कि जो भी चीज़ होगा लैब में चेक होगा वो भी हम जाके वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में देख सकते हैं, वो भी डिजिटलाइज कर दिया गया पूरी तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन भी बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन के रूप में ही काम कर रहा है। कंप्लीट।